जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एजुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी आपकी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। तो लाइव क्लास में लेने लगा हूँ, तो थोड़ा-सा जोशीलापन भी दिखाओ, समझ रहे हैं? आया करो लाइव में थोड़ा-सा, जिससे हमें भी तो पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये करा रहा हूँ 365, जिस तरह से मैंने मेंस के पेपर कराए थे ना, मेंस के क्वेश्चन, उसकी उपयोगिता उस बच्चे से पूछना जो कि मेंस देने जा रहा है। मैं कई बच्चों से मिलता हूं जो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं लिखना कैसे है। हाँ, फ्रेमवर्क हर टीचर दे देता है कि आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, लेकिन लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए ये हमको नहीं पता। तो लिखने का जो सही तरीका है उसको कैसे जानें, उसको कैसे समझें, जिससे लिखने का तरीका हम जान सकें, उसको हम बहुत बेहतर कर सकें। क्या करना चाहिए उसके लिए? तो इसीलिए क्या है कि मैं ये क्लास मैंने स्टार्ट की थी, आपको याद होगा, यूपी स्पेशल के नाम से स्टार्ट की थी। वास्तव में यूपी स्पेशल नहीं था, वो जीएस स्पेशल का इकोनॉमिक्स पार्ट था, जो हर एग्जाम में, मतलब स्टेट लेवल का हो चाहे यूपीएससी लेवल का हो, हर में पूछा जाएगा। अब मैं मेंस के लिए पीवाईक्यू लेकर आऊंगा, अब ये आपको मैं घोषणा कर रहा हूँ, जिसमें एक हफ्ते में एक या दो क्वेश्चंस मैं कराया करूंगा पीवाईक्यू के रूप में, और ये तब तक चलेगा जब तक कि मेंस नहीं होगा आईएएस का। तो इस तरह से क्या होगा, 40-50 क्वेश्चन वहां भी हो जाएंगे, आईएएस के भी। पीवाईक्यू पीवाईक्यू मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करूंगा अब मैं। आईएएस वाले, पीसीएस के मैंने कर दिए हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब आईएएस पर फोकस करेंगे और पीवाईक्यू लेकर आएंगे। और ये क्लास तो चली रही है, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर 365 अचानक से एक क्वेश्चंस मैं उठा देता हूं कि भैया जिस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है। आज का आप जो प्रोसेस देख रहे होंगे वो क्या है कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, अर्थात एनडीटीएल। क्या है आज? एनडीटीएल है ये, नाम सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से। नहीं सुना होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि एनडीटीएल शब्द को तो आपने सुना कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक हिस्सा एसएलआर और सीआरआर के रूप में रखना पड़ता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि एनडीटीएल में क्या क्या शामिल नहीं होता है। तो आज वही क्लास है। क्वेश्चन यहां ये नहीं बनाएगा कि एनडीटीएल का एक हिस्सा रखना होता है, क्वेश्चन ये बताएगा कि एनडीटीएल में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तब फिर क्या होगा, फिलॉसफी खुश हो जाएगी। अब आप कहोगे ये कहां से लेकर आए? भैया कहीं से नहीं लेकर आए, आरबीआई की साइट पर जो सामान्य जानकारी है उसके अंतर्गत दी गई जानकारी है ये, समझ रहे हैं? आरबीआई ने अपनी साइट पर ये लिखा है, मेंशन किया है कि एनडीटीएल में क्या क्या शामिल नहीं है, और वो जनरल इंफॉर्मेशन के तहत ये जानकारी दी गई है। जैसे एसएलआर की परिभाषा उसने दिया तो जनरल इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में है, उसी तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर कोई अननोन आदमी भी है तो ये जाने कि भैया एनडीटीएल में क्या क्या शामिल नहीं होता है। बहुत गहराई वाली बात नहीं है ये, लेकिन होता क्या है कि हमको यहाँ पर इतना डीपली, इतना एक तरह से जनरल जानकारी दी नहीं जाती है। हमने आपको बताया कि बाध्यताएं होती हैं टीचर के साथ भी। तो इसीलिए क्या है कि आज एनडीटीएल की बात करेंगे और इसमें क्या शामिल नहीं है उसकी बात करेंगे, क्या क्या शामिल नहीं होता। लेकिन पहला तो हमारा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सी राशि डीटीएल, ठीक है, डिमांड टाइम लायबिलिटी, या एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी की गणना में शामिल नहीं की जाती? बैंक द्वारा प्राप्त डिपॉजिट, बैंक के रिजर्व, डीआईसी जीसी से प्राप्त राशि जो अभी समायोजित नहीं हुई है, बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड। कौन सी चीजें शामिल नहीं की जाती हैं, ये बात यहां पूछी गई। अब इसका आंसर तो बाद में देंगे,
कि भैया कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती। सबसे पहले तो एनडीटीएल देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो होता क्या है, क्या हम लोग जो साधारण रूप से पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि एक तो केंद्रीय बैंक है किसी देश का, ठीक, केंद्रीय बैंक है किसी देश का, वो क्या कहती है कि जनता के अगर आप पैसे को हम ले रहे हो और जनता को लोन दे रहे हो, तो लेने और देने के समय में जनता का जो पैसा है वो हाई रिस्क में चला जाता है। मैंने क्या कहा कि अगर आप जनता से पैसा ले रहे हो और जनता को फिर थर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो लेने और देने के समय में जनता का जो पैसा है वो हाई रिस्क में चला जाता है, ठीक। और इसी हाई रिस्क से बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं बैंकों के लिए। किसके लिए लेकर आ रहा हूं? बैंकों के लिए दो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं कि बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, ठीक है, एक तो कैश में रखना पड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे क्या, नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं, ठीक, नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। और दूसरा बोलते हैं इसको एसएलआर, अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं इसको, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक। कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से इसको जानते हैं यहां। तो बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपनी कुल जमाओं का, ठीक, कुल जमाओं का एक हिस्सा रखना पड़ता है किसके पास में, आरबीआई के पास। अब ये कुल जमाओं का निर्धारण कैसे होता है, तब फिर कॉन्सेप्ट आता है किसका, एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट आता है कि कुल जमाओं का तात्पर्य है यहां पर क्या, एनडीटीएल का एक हिस्सा रखना होगा एसएलआर के रूप में और सीआरआर के रूप में। जैसे एसएलआर 18% तो 18% रखना होगा और सीआरआर आपको इतना परसेंट रखना होगा। मान लेते हैं क्या, टोटल 22 रुपया उन्होंने जमा करा लिया या 23 रुपया जमा करा लिया, जितना भी निर्धारित है यहां। तो एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करके हम लोग यहां पर चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब एनडीटीएल में क्या क्या आता है, नेट डिमांड, जिसकी मांग कभी भी की जा सके वो डिमांड क्या होती है, नेट डिमांड कहलाती है। कभी भी डिमांड की जाए वो कहलाती है नेट डिमांड, ठीक। और टाइम लायबिलिटी का मतलब हो गया कि एक समय पर ही इसकी डिमांड हो, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब है क्या, उसकी एक समय पर ही डिमांड होगी, उसे टाइम लायबिलिटीज के नाम से जानेंगे, ठीक है। टीज कर लो, लायबिलिटीज कर लो, तो लायबिलिटी की जगह पर, क्योंकि बहुत सी हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके अंतर्गत जैसे शामिल होता है क्या, एसएलआर का एनडीटीएल के रूप में और सीआरआर, इससे बना है आपका एनडीटीएल, जिसमें नेट डिमांड आ गई और टाइम लेबिलिटी आ गई। नेट डिमांड में क्या होता है, ठीक है, नेट डिमांड के अंतर्गत शामिल हो जाता है क्या कि एक तो सेविंग अकाउंट का पैसा आ जाता है इसमें, ठीक, और दूसरा करेंट अकाउंट का पैसा आ जाता है। एक तो कैसा आ जाता है, सेविंग अकाउंट का पैसा आ जाता है, दूसरा करेंट अकाउंट का आ जाता है। टाइम लायबिलिटी के रूप में अगर देखा जाए तो टाइम लायबिलिटी का जो पैसा है वो आ जाता है कैसे, आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक, और दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट,
फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब आरडी। ठीक है, सेविंग अकाउंट का मतलब एसए और करेंट अकाउंट का मतलब सीए। तो एक तरह से अगर देखा जाए, एक तरह से अगर हम देखें तो सीआरआर जो है वो नगद के रूप में रखा जाता है, किसमें? कैश में। कैश का एक हिस्सा यहां पर रखा जाता है। और एसएलआर में क्या होता है? कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है और सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। ठीक, सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है और सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। ये एसएलआर के एक पार्ट के रूप में शामिल की जा सकती हैं। और यहां पर किसमें? कैश के रूप में शामिल की जा सकती हैं, अर्थात नगद के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। और यहां पर कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में इसको शामिल करते हैं। लेकिन आरबीआई कहता है कि जो एनडीटीएल के तहत आप रखेंगे पैसा, उस पैसे पर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। अर्थात एनडीटीएल का जो पैसा जमा करती है आरबीआई, उस पर कोई एक तरह से पैसे पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसीलिए गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में ये पैसा रखा जाता है, कैश के रूप में ये पैसा नहीं रखा जाता है। याद रखना, कैश के रूप में ये पैसा नहीं रखा जाता है। ठीक है, बैंक नहीं रखते हैं, बैंक नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इस पर लोन नहीं, इस पर ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, चाहते क्योंकि इस पर ब्याज नहीं मिलता है, इस पर ब्याज नहीं मिलता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर गोल्ड और सिक्योरिटी क्यों? गोल्ड इसलिए कि गोल्ड की बाजार कीमत तो बढ़ी रही ना समय के अनुसार। नहीं आया ऐसा, गोल्ड की कीमत तो बढ़ी रही है। अब गोल्ड की कीमत बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशंस में गोल्ड तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, जैसे एसएलआर आपका मान लेते हैं 18% है, तो अगर 100 रुपया कुल जमाए हैं तो उसका 18% एसएलआर के रूप में गोल्ड में रख देगा और सिक्योरिटी में रख देगा। ये बैंक का ही हिस्सा होता है। लेकिन हाँ, ये एक तरह से कह सकते हो कि अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो सारा का सारा जो प्रोफाइल सिस्टम है ऑनलाइन वाला, वो ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है अब बैंकों से कह दिया जाता है कि भैया सारी की सारी एंट्री कर दो और मैं महीने की 20 तारीख को आपको एक फॉर्म भेजूंगा। आपको ये बताना है कि कितना पैसा कैश में रहा और कितना पैसा कितना इसमें रहा और आपने कितना जमा करके हमको दिया था। ये सारी चीजें आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। कब आता है ये फॉर्म? 20 तारीख को आता है महीने का। आरबीआई की साइट पर साफ लिखा है कि महीने की 20 तारीख को आरबीआई बैंकों को एक फॉर्म प्रेषित करेगी जिसमें बताएगी कि भैया आपने कितना एनडीटीएल के तहत इतना पैसा जमा किया था और ये बताइए कितना आपके पास गोल्ड था, कितना आपके पास ये था। सब चीजें आपको हमको बतानी पड़ेंगी, आपने जो पैसा रखा था। तो इस तरह से सारी जानकारी आरबीआई ले लेता है और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के रूप में प्रोसेस को कर लेता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का रूल समझ में आ गया। ठीक, अब वास्तव में क्या है कि एनडीटीएल का पार्ट कौन सा हिस्सा नहीं होगा। ठीक, अब मैंने कहा सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो बहुत सा पैसा वास्तव में बैंकों के पास आता है जो लायबिलिटी है, जो हो सकता है समय की लायबिलिटी हो या किसी भी तरह की लायबिलिटी हो। वो पैसा वास्तव में क्या है कि इसके अंतर्गत रखा जा सकता है या नहीं, एनडीटीएल का पार्ट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो एसएलआर की जब काउंटिंग होती है तो उस पार्ट को गिना नहीं जा सकता है, भले ही वो एक तरह से कोई भी पार्ट यहां पर है। तो कौन कौन सा पार्ट है यहां? ठीक है, तो नीचे दी गई देनदारियां डीटीएल अर्थात या एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं की जाएंगी, यानी ये देनदारियां कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, ठीक है, की गणना में शामिल नहीं की जाएंगी। अगर ये देनदारियां हैं, क्योंकि ये भाई ये भी तो देनदारियां हैं,
आपकी जो है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा रखा हुआ है इनके पास, तो देनदारी है। ये तो भाई जोखिम को, बैंकों के जोखिम को कम करना है या ग्राहकों के जोखिम को कम करना है, एक तरह से कहें तो। क्यों ग्राहकों के जोखिम का? कि भैया नगद का एक हिस्सा दे दो मुझे। जैसे मान लेते हैं टोटल जमाएं 100 रुपया हुई, तो बैंक कह दिया कि बैंक ने कहा टोटल एनडीटीएल के रूप में आपने 22 रुपया रखना है। अब आपके पास बचा 78 रुपया। 78 रुपए से आप व्यापार करिए। हमने 22 रुपया तो क्या किया है, आपका जमा कर लिया है। 78 रुपए से अब आपको क्या करना है, व्यापार करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यापार करते रहिए और अपनी चीजों को संचालित करते रहिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सीआरआर और एसएलआर के रूप में केंद्रीय बैंक के द्वारा इस तरह की प्रोसेस को अपनाया जाता है और एनडीटीएल के पार्ट के रूप में इसको रखा जाता है। इतना तो हमारे समझ में आ गया। अब एनडीटीएल तो हमने कहा कि कैश रिजर्व रेशियो और इसका हिस्सा नहीं होगा। तो एक चार्ट यहां पर मैंने बनाया है जिसके माध्यम से आपको ये याद रखना है, ये सब चीजें एनडीटीएल में शामिल नहीं की जाती हैं। सबसे पहले बैंकों की पूंजी और रिजर्व, कर प्रावधान, डीआईजीसी सीजीसी से प्राप्त राशि, बीमा कंपनी से मिली राशि, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज, डीआरडीए सब्सिडी, नाबार्ड की सब्सिडी, डेरिवेटिव से लाभ, बिल का पुनर्डिस्काउंटिंग, पहले से प्राप्त आय और सामान्य प्रावधान, ये सब के सब एनडीटीएल के पार्ट नहीं होंगे, एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं किए जाते, अर्थात सीआरआर और एसएलआर की गणना में शामिल नहीं होंगे। भले ही ये एक टाइम डिपॉजिट के रूप में पैसा आया हो, भले ही ये रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में पैसा आया हो, भले ही एक तरह से ये किसी रूप में एक तरह से पैसा आया है, ठीक है। जैसे कोई भी बैंक, यहां पर याद रखना बैंकों की पूंजी और रिजर्व, ठीक है। जैसे चुकता पूंजी, चुकता पूंजी का मतलब है कि वो पूंजी जो बैंकें वास्तव में शेयर होल्डर्स को देने के लिए तत्पर रहती हैं, मतलब उनकी लायबिलिटी है कि शेयर होल्डर्स को देंगे, तो वो चुकता पूंजी। आप दूसरे रूप में इसको समझ लो, साधारण रूप से समझ लो कि हमने शेयर खरीदा 100 रुपए का, लेकिन बैंक हमने कंपनी को दिया मात्र 10 रुपया। कितना दिया? 10 रुपया दिया मैंने। 100 रुपए का शेयर खरीदा और अभी मैंने क्या किया, 10 रुपए का दिया उसको पेमेंट। तो वहां पर कंपनी हमारे 10 रुपए वापस करने का दायित्व है, 100 रुपए वापस करने का दायित्व नहीं है। 100 रुपए का दायित्व करने, वापस करने का दायित्व नहीं है। उसका दायित्व कितना है? केवल 10 रुपए ही वापस करने का दायित्व है। वो 10 रुपए ही देगी। उसी को हम लोग कहते हैं चुकता पूंजी। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? चुकता पूंजी। और ये चुकता पूंजी मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं कि आप एक एग्जांपल से समझ लो क्या, ठीक है, कि बैंकों ने अपना इस पूंजी को बना के हमेशा ही रखना पड़ता है कि अगर कोई जोखिम होता है तो इस पैसे को, ऋण को चुका के अपना शेयर होल्डर्स को देकर अपनी मुक्ति पाए जाए, तो इसे चुकता पूंजी कहते हैं। ये कभी एसएलआर का पार्ट नहीं हो सकता, अर्थात एनडीटीएल का पार्ट नहीं हो सकता। या पूंजी या रिजर्व, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या आरबीआई या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण, ठीक है, लाभ हानि के खाते के शेष में राशि या हो, या एक तरह से कह सकते हो कि जब एग्जिम बैंक हो, एनएचबी बैंक हो, नाबार्ड हो, सिडबी हो, इन सब बैंकों से अगर, ठीक है, पैसा लिया गया है तो उसे भी शामिल नहीं करेंगे। जैसे एक बैंक ने क्या किया कि नाबार्ड से 50 करोड़ रुपए रीफाइनेंस राशि ले ली नाबार्ड से, तो ये राशि जो है वो एनडीटीएल का हिस्सा नहीं होगा। कितने करोड़ की ले ली अगर बैंक ने, मान लेते हैं क्या, एक तो कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो हिस्सा नहीं होगी। या फिर ये हो सकता है क्या कि भैया अगर किसी बैंक ने क्या किया कि रीफाइनेंस के रूप में पैसा ले लिया। रीफाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन तो समझते ही है ना, जो संपत्ति पर एक तरह से रीफाइनेंस कर दें। एक बार तो हमने फाइनेंस कर दिया, एक आदमी ने मुझे पैसा दिया, समझिएगा, एक आदमी ने मुझसे एक आदमी ने मुझे क्या किया कि संपत्ति रख के मुझसे पैसा लिया,
उसी संपत्ति को मैंने क्या किया कि किसी दूसरे को दे दिया और वहां से पैसा उठा लिया, तो रीफाइनेंस हो गया। एक बार फाइनेंस होने के बाद रीफाइनेंस हो गया। तो अगर रीफाइनेंस के रूप में अगर पैसा कोई ले लेता है तो ऐसी कंडीशंस में वो पैसा काउंट में नहीं आएगा एनडीटीएल के। याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, क्या, बैंकों की पूंजी और रिजर्व के रूप। ठीक है। दूसरा, कर प्रावधान भी नहीं आता है। कर प्रावधान भी नहीं आता है। अब ये कर प्रावधान क्या है, सोच रहे होंगे कर प्रावधान क्या है। यहाँ देखो, कभी कभी क्या होता है, क्या कि बैंक क्या करती है कि अपने टैक्स को, कि मेरे पास इतना पैसा लगेगा टैक्स में, तो वो क्या करती है, अलग से टैक्स निकाल देती है कि 5 करोड़ रुपया ये अलग से हमारा रखा हुआ है। अब ये कैश में रखा हुआ है, तो अब आप कहोगे कैश में रखा हुआ है तो ये एनडीटीएल के रूप में यूज कर लेगा। नहीं, इस पैसे को भी एनडीटीएल में नहीं जोड़ा जाएगा। याद रखना, भविष्य में आयकर भुगतान जो भी होगा, ठीक है, भविष्य में जो भी आयकर भुगतान की पैसा अगर राशि रखा हुआ है तो उस पर भी नहीं प्राप्त किया जा सके, उस एनडीटीएल में शामिल नहीं होगा। ठीक है, भुगतान के लिए रखी राशि के लिए रखी राशि, याद रखना, ये भी एनडीटीएल का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको आरबीआई की साइट पर मिलेंगे। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस से प्राप्त कारपोरेशन से प्राप्त जो राशि है जो एक तरह से अभी समायोजित नहीं हुई है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लेते हैं क्या कि कोई बैंक है और बैंक है घाटे में चला गया और वो बंद होने वाला है। ठीक, अब जब बंद होने वाला है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, अचानक से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो जमाकर्ताओं का पैसा कहां जाएगा, तो जमाकर्ताओं का पैसा कहां से मिलेगा, इंश्योरेंस से। जमाकर्ताओं का पैसा तो कहां से मिलेगा, इंश्योरेंस से ना। बैंक अगर डिफॉल्ट हो गई तो डिफॉल्ट होने पर बैंक का पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो बैंक का पैसा बैंक तो वापस ही नहीं कर पाएगा, बैंक तो डूब गई। तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, अब 5 लाख तक का इंश्योरेंस है तो वो पैसा कभी भी सीआरआर या एसएलआर अर्थात एनडीटीएल का पार्ट नहीं हो सकता है, भले ही वो समायोजित नहीं हो। अभी समायोजित नहीं हुई है लेकिन वो पार्ट नहीं हो सकता है। अधिकतम 5 लाख तक की राशि होती है। ठीक है, इसमें मूलधन भी शामिल होता है और अर्जित एक तरह से ब्याज, दोनों शामिल होते हैं। तो ये भी पैसा कभी भी, जो पैसे का इंश्योरेंस है वो भी एनडीटीएल का पार्ट नहीं होगा, याद रखेंगे। इसको भी एनडीटीएल के पार्ट के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमा कंपनी से मिली राशि, ईसी जीसी की गारंटी राशि। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या, बीमा कंपनी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन के द्वारा अगर गारंटी के तहत अगर राशि मिली है तो वो राशि भी बैंक के पास में रखी हुई है। जैसे मान लेते हैं क्या, कोई व्यक्ति ने आयात मंगाया, सामान मंगाया, तो सामान एक तरह से क्या है कि अगर यहां पर मंगाया गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या कि उस कंडीशंस में, ठीक है, मान लेते हैं उसके बीमा राशि बैंक के पास आती है तो वो भी क्या है, एनडीटीएल का पार्ट नहीं होगा। या दूसरे तरीके से समझ लीजिएगा, बीमा कंपनी को 3 करोड़ रुपए का एडहॉक यहाँ पर भुगतान मिला है कि भैया एडहॉक भुगतान कर लो, तो उस कंडीशंस में भी एनडीटीएल का पार्ट नहीं होगा, याद रखेंगे यहाँ। ठीक है, बैंकर्स एक्सेप्टेबल यहाँ पर फैसिलिटी के रूप में अगर देखा जाए, बैंकर्स एक्सेप्टेबल फैसिलिटीज के रूप में एक तरह से देखा जाए। ठीक है, बैंकर्स एक्सेप्टेबल फैसिलिटीज कैसे समझिएगा इसको। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बैंक है
ठीक है। और कोई बैंक है तो बैंक ने क्या किया है कि एक निर्यातक अमेरिका का है और यहाँ पर क्या है, अमेरिका में एक तरह से एक आयातक भेजा जाता है अमेरिका से, और अमेरिका से आयातक भेजा जाता है तो ऐसी कंडीशंस में उसे भुगतान की सुरक्षा चाहिए। भैया हमको एक तरह से क्या चाहिए, भुगतान की सुरक्षा चाहिए। तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, भुगतान की सुरक्षा के लिए बैंकर्स एक्सेप्टेंस मिल जाता है कि भैया, बैंक कहता है कि मैं भविष्य में आपके पैसे के भुगतान करने के लिए तत्पर हूं और मैं भविष्य में आपका भुगतान कर दूंगा। ठीक है। एक दस्तावेज वहां पर वित्तीय साधन बन जाता है, और जब वित्तीय साधन बन जाता है दस्तावेज, तो वो डिस्काउंट के बेस पर ही यहां पर जारी कर सकता है बैंक। ऐसा कर सकता है कि भाई हो सकता है क्या कि वो पैसा बैंक डिस्काउंट के बेस पर जारी कर दे, तो वो भी एनडीटीएल का हिस्सा नहीं होगा। फिर से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। मान लेते हैं क्या, अमेरिका से एक माल भेजा गया, मान लेते हैं 100 करोड़ का माल भेजा। कितने करोड़ का, 100 करोड़ का माल भेजा गया। ठीक। अब 100 करोड़ से माल भेजा गया तो वैसी कंडीशंस में क्या होगा, ये 100 करोड़ का जो माल होगा, 100 करोड़ का माल, अगर कंपनी यहां पर क्या करती है कि 100 करोड़ का माल पेमेंट नहीं कर पाती है इसका, तो अमेरिका वाला तो कहेगा मैं तो लूट जाऊंगा। तो उस कंडीशंस में क्या करेगा कि 100 करोड़ के बिल के बेस पर 90 करोड़ रुपया बाजार से इकट्ठा करेगा बैंक। 90 करोड़ रुपया बाजार से इकट्ठा करेगा और अपना कहेगा कि हमारा इतना % कमीशन होगा, और जो व्यक्ति भुनाने आएगा उसको 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ठीक। तो उनको भी आप एनडीटीएल का पार्ट नहीं मानोगे। अब जाहिर सी बात है कि जो 100 करोड़ रुपया है, ये तो इनकम हो गई ना, प्राप्ति हो गई, ये तो प्राप्ति हो गई ना। ठीक। तो वो रखा हुआ पैसा हो गया ना। नहीं आया सभी में, फिर से समझिएगा। मैंने कहा अमेरिका से 100 करोड़ रुपए का पैसा ये मंगाया गया, बिल मंगाया गया 100 करोड़ का, 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ का बिल मंगाया गया और पैसा सामान मंगाया गया। तो 90 करोड़ में बैंक ने क्या किया, इसको बेच दिया कि भैया परिपक्वता अवधि पर आपको 100 करोड़ मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी आप अब हमको उठाकर 90 करोड़ दे दो। ये 90 करोड़ रुपया क्या किया कि इस अमेरिका वाले को दे दिया गया और कहा कि भैया 10 करोड़ का अपना सेटलमेंट कर लेना यहां। अब ये 100 करोड़ रुपया जो बैंक के पास में बिल रखा हुआ है, ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस रखी हुई है ये, ठीक, ये क्या करेगा, समय अवधि पर ये 90 करोड़ वाले को दे देगा कि लो ये पेमेंट लो, और फिर बैंक को मिल जाएगा कितना, पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया, और प्लस अपना जो डिस्काउंट रेट पर जारी हुए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ पैसा अपने वही में बनेगा इसमें। तो बैंक के पास में ये 100 करोड़ रुपए के जो बिल रखे हुए हैं, इसको भी इसके पार्ट के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, जिसको हम बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं, इसको भी पार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो याद रखेंगे, ठीक है। डीआरडीए की सब्सिडी, अगर मान लेते हैं कोई डीआरडी की सब्सिडी है, वो भी नहीं रखा जा सकता है। जैसे डीआरडीए से 100 करोड़ रुपए की या 10,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई और स्वयं की सहायता समूह के रिजर्व फंड के लिए रखा गया है, तो उसे भी एनडीटीएल में नहीं जोड़ा जा सकता है। सेम आपकी नाबार्ड की जो सब्सिडी है, ठीक है, नाबार्ड ने मान लेते हैं 5 लाख की सब्सिडी जारी की है कि 5 लाख की सब्सिडी बैंक के पास में रखी हुई है। अब बैंक के पास रखी हुई है तो भाई बैंक की लायबिलिटी है, तो जमाए हैं बैंक की, बैंक के पास जमाए हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडी को उसको भी शामिल नहीं करेंगे एनडीटीएल के पार्ट के रूप में। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सब चीजें याद जान लीजिएगा। डेरिवेटिव्स एक तरह से क्या होता है कि एक वित्तीय उपकरण है जिनको भविष्य के लिए बेचा और खरीदे जाने का अनुबंध होता है, ठीक है। अगर वहां से वास्तव में देखें, कोई भी बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में 2 करोड़ रुपए का अपर्याप्त लाभ होता है या 3 करोड़ का लाभ होता है, तो उसे भी आपकी एनडीटीएल का पार्ट नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। पहले से प्राप्त आय भी यहां पर, यदि बैंक ने 1 रुपए लाख की सालाना फीस पहले से प्राप्त की है, ठीक है,
तो भी यहाँ पर क्या होगा, उस पार्ट को नहीं माना जाएगा एनडीटीएल के रूप में। ये भी आपको याद रखना। और बिल का पुनः डिस्काउंट, जैसे मान लेते हैं बैंक ने 10 करोड़ रुपया, कितने 10 करोड़ रुपए के बिल को सब सिडबी के साथ में पुनर् डिस्काउंट किया है, तो ये भी एनडीटीएल के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और सामान्य प्रावधान भी आपको याद रखना है। क्या शामिल नहीं होता है, क्या यदि बैंक ने 5 करोड़ रुपए का सामान्य प्रावधान रखा है तो ये भी एनडीटीएल के रूप में नहीं शामिल होगा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है जो एनडीटीएल के पार्ट नहीं है। ये आरबीआई की साइट पर दिए हुए हैं, जाकर देखना आरबीआई की सामान्य जानकारी। वैसे आपको भाषाएं कठिन लगेगी वहां पर, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है कि जनरल जानकारी के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, अब देख लेते हैं पीपीटी में क्या क्या है। बैंक की पूंजी और रिजर्व। बैंक की चुकता पूंजी, रिजर्व, मुनाफे की राशि आरबीआई या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण, ये वास्तव में एनडीटीएल के पार्ट नहीं होंगे। दूसरा, कर प्रावधान। कर प्रावधान का मतलब है क्या, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। कर प्रावधान आयकर के लिए किया गया शुद्ध प्रावधान, आयकर के लिए किया गया शुद्ध प्रावधान भी इसका हिस्सा नहीं होगा। याद रखना, हमने कहा ना आयकर के लिए अगर पैसा रख लिया जाता है तो भी उसे शामिल नहीं किया जाता है। बैंक कहती है कि मैं 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया, जो भी एक तरह से आयकर के लिए रखे हूं, उस पैसे को अगर वो रखे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीआरआर एसएलआर में यूज करके उसको एनडीटीएल में शामिल करके जमा करने की स्थिति दिखा देगी, तो नहीं, इसको भी अलग करेगी वो। डीआईसीजी से प्राप्त राशि, डिपॉजिट इंश्योरेंस से प्राप्त राशि जो अभी समायोजित नहीं हुई है, मतलब अगर मान लेते हैं बैंक डूब गया, मैंने कहा था ना बैंक डूब गया, और बैंक डूबने के बाद भी वो पैसा अब जनता का है, लेकिन उसे इसके पार्ट के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है। ईसीजीसी से गारंटी की राशि, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन से मिली हुई राशि भी इसका पार्ट नहीं होगी। बीमा कंपनी से मिली हुई राशि, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते समय बीमा कंपनी से एडहॉक भुगतान के रूप में मिली राशि, तो भी एक तरह से वो भी पार्ट नहीं होगी। अगर मान लेते हैं कि कोर्ट का निर्णय कोई आना है और बीमा कंपनी से एडहॉक भुगतान के रूप में अगर कोई राशि मिल गई है, तो भी उसे एनडीटीएल के पार्ट के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट रिसीवर से प्राप्त राशि, कोर्ट रिसीवर का मतलब है कोर्ट ने रिसीवर बनाकर उस राशि प्राप्त करा दी है, वो भी राशि नहीं मानी जाएगी। बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, इस सुविधा के लिए लिमिट के कारण बनी देनदारी है। बैंकर सुविधा फैसिलिटीज हमने बताया आपको कि भैया बिल का भुगतान करने के बाद उससे जो एक तरह से बिल रखा हुआ है उसके पास में, उससे जो पैसा मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी, तो वो 100 करोड़ का बिल तो रखा ही है ना, उसको एनडीटीएल में नहीं दिखा सकता है फिर वो। ठीक है, तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज को नहीं दिखा सकता है। डीआरडीए सब्सिडी, 10,000 रुपए की सब्सिडी जो स्वयं सहायता समूह के नाम पर रिजर्व फंड में अगर रखी है तो भी उसको नहीं दिखा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। नाबार्ड से सब्सिडी, ग्रामीण गोदाम के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत मिली अगर बैंक को राशि है, वो भी उसका पार्ट नहीं होगा, वो भी उसका पार्ट नहीं होगा। और डेरिवेटिव से लाभ, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में डेरिवेटिव से नफा या नुकसान जो अभी वास्तविक नहीं हुआ है, ठीक है, यहां पर रियलाइज नहीं हुआ है, वो भी पार्ट नहीं होगा, याद रखना। पहले से प्राप्त आय, पहले से प्राप्त आय जिसे सालाना फीस या शुल्क जो पहले से मिली है लेकिन वापसी योग्य नहीं है, वो भी इसका पार्ट नहीं है, याद रखना। ठीक है, और बिल का पुनः डिस्काउंट, बैंक द्वारा ऐसे बिल जिन्हें आरबीआई द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के साथ पुनः डिस्काउंट किया हो, वो भी पार्ट नहीं होंगे। और सामान्य प्रावधान जो विशिष्ट देनदारियों के कारण नहीं बनाए गए हों और लाभ हानि के खाते के लिए गए हों, ऐसे भाग भी क्या है कि इसकी अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में कुछ चीजों को प्रावधान रखिएगा। बैंक की पूंजी और रिजर्व, कर प्रावधान, डीआईसीजीसी, ठीक है,
बीमा कंपनी से आपको, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, कोर्ट रिसीवर से, डीआरडीए की सब्सिडी, नाबार्ड की सब्सिडी, डेरिवेटिव से लाभ। और फिर आपको बस इतना आपको ये दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा, पीटी में क्वेश्चन बन जाएगा, देखिएगा आप बहुत जल्दी। फिर हमें लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन बना दिया इन्होंने इतना कठिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखेंगे सारे प्रावधान मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग सीधा सीधा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डेरिवेटिव्स का एक उदाहरण नहीं है? ठीक, डेरिवेटिव्स हमने क्या कहा? डेरिवेटिव्स वास्तव में अगर देखा जाए तो एक तरह से वित्तीय उपकरण है, ठीक है, जिनको खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। और ये कई तरह से हो सकता है, ऑप्शन के रूप में, फ्यूचर के रूप में, या स्वैप के रूप में हो सकता है। शेयर वास्तव में क्या है कि शेयर नहीं होता है, शेयर एक अंतर्निहित परिसंपत्ति है, जबकि विकल्प, वायदा और अनुबंध जो डेरिवेटिव्स के रूप माने जाते हैं। याद रखना, इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी देनदारी एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं होता है? फटाफट बताइए, कौन सी देनदारी एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं होता है? ठीक है, बैंक द्वारा प्राप्त डिपॉजिट, निवेशकों से प्राप्त ऋण, ठीक है, निवेश आरबीआई से लिया गया ऋण, ठीक है, तो आरबीआई से लिया गया ऋण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गणना में शामिल नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड भी हो जाएंगे, निवेशकों से प्राप्त ऋण भी हो जाएंगे, और बैंक द्वारा प्राप्त डिपॉजिट भी शामिल हो जाएगी, लेकिन आरबीआई से लिया गया ऋण नहीं शामिल होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं होती? फिर से आ गया, कौन सी राशि एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं होती? ठीक है, डीआईसी जीसी से प्राप्त राशि जो अभी समायोजित नहीं हुई है, याद रखना। ठीक है, बैंक के रिजर्व भी होंगे, बैंक द्वारा प्राप्त डिपॉजिट भी होगा, बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड भी होंगे, सब हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं शामिल होता है, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी देनदारी एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं की जाती है? फटाफट बताइएगा क्या यहां पर होगा आंसर? कोर्ट रिसीवर से प्राप्त राशि, आंसर क्या होगा? कोर्ट रिसीवर से प्राप्त राशि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एनडीटीएल की गणना में शामिल नहीं की जाती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ही तरह से क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये याद रखना, बैंक द्वारा डिपॉजिट है ही, बैंक के रिजर्व है ही, नाबार्ड से मिली ग्रामीण गोदाम निर्माण निवेश की सब्सिडी। ठीक है, बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड शामिल होंगे, आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा, और फिर हमें लगेगा यार ये एनडीटीएल का तो हमें पढ़ाई नहीं मास्टर साहब ने, हम एनडीटीएल तो जान गए बहुत अच्छी तरह, लेकिन एनडीटीएल में क्या शामिल नहीं होता है ये जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? और ये आरबीआई की जानकारी जो है वो सामान्य तरीके से दी गई है, सामान्य जानकारी लिखा हुआ है। आरबीआई दो तरह की जानकारी देता है, ठीक है, एक वैसी जानकारी देता है विभागीय जानकारी, एक सामान्य जानकारी, और वहां पर एक आदमी बना हुआ है, सामान्य मनुष्य के लिए जानकारी है, मतलब देखना है आप। ठीक, और तो ये वाली आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में लेकर चलना है, और उसी को दिमाग में लेकर बनाना। इसको जरूर यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैं हट जाता हूँ एक बार, आप लोग इसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने बिल्कुल साइड से हट जाता हूं 2 मिनट, जिससे आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको ये पता चल जाए कि भैया क्या क्या इसमें शामिल नहीं होता है, मैंने समझा दिए हैं इन पॉइंट को।
ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेना चाहिए, इतनी ही क्लास बहुत है जिससे आपका ये पार्ट पता चल जाए कि भैया क्या क्या शामिल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि आप लोगों को।